दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज के अंतर्गत पेपर थर्ड डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यह पेपर जो आप आगामी 2024 की और 25 की जो प्रीलिम्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हमने जो इसमें कंपाइल करके जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो आपको एज इट इज बहुत सारे क्वेश्चन आपको जब आप फाइनल यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप उन क्वेश्चन की अभी ही उनसे आप अवेयर हो जाओगे, उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ आपको बहुत ही सहजता महसूस होगी। तो दोस्तों, जो टेस्ट सीरीज है ये एक टेस्ट के अंदर 150 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, जो कि लगभग आपके कोर एरिया और करंट अफेयर दोनों को मिक्सचर करके बनाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसे हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कारणों को उत्तरदायी ठहराया है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को बहुत सारे उसमें कीवर्ड होती हैं, अगर उनको स्किप कर देंगे, मिस कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो डेफिनेटली रॉन्ग होने के चांस बने रहते हैं। तो इसलिए हमें ये टेक्स्ट लगाना भी ज़रूरी रहता है। जो आप जो फाइनल एग्ज़ाम में जो त्रुटि करेंगे, आप जो गलतियां करेंगे वो अभी आपकी यहीं इस टेस्ट पेपर के साथ हो जाएंगी, तो वहाँ आपकी जो सिलेक्शन के चांस हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। एक तरफ तो विद्वान दिए गए हैं और एक तरफ उनका दोस्तों पतन का कारण है। तो दोस्तों, विद्वान है वो सतीश चंद्र है और पतन का कारण दोस्तों अर्थव्यवस्था का चौपट होना था क्या। इरफान हबीब कृषि संकट से संबंधित है क्या दोस्तों। विलियम आर्विन फर्स्ट सैनिक अदक्षता से रिलेटेड है क्या। जदुनाथ सरकार उत्तर अधिकार का कोई निश्चित नियम ना होना। तो दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों डी, क्योंकि मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों में अपने भिन्न भिन्न विचार दिए हैं, जो कि जैसे जगन्नाथ सरकार के अनुसार मुगल साम्राज्य का पतन इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय समाज मूल रूप से सड़ा हुआ था और यह सब उनकी सैनिक राजनीतिक दुर्बलता में स्पष्ट था। विलियम आर्विन ने अपनी पुस्तक द आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल में सैनिक अदक्षता को, सतीश चंद्र ने अर्थव्यवस्था के चौपट होने को तथा इरफान हबीब ने कृषि संकट को मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना है। तो चलिए दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 1781 का संशोधन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, यहाँ सही नहीं है का मतलब गलत कथन को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ दोस्तों 99% गलती होने के चांस रहते हैं दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें और समझें। फिर है पहला कथन, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। दूसरा है दोस्तों, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। तीसरा है दोस्तों, इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर हो न कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने यहाँ। इस चौथा है दोस्तों, इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि सी में क्या है दोस्तों, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। इसलिए दोस्तों जो सी क्वेश्चन है वो गलत है, बाकी सभी कथन है दोस्तों वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। यहाँ भी मिसमैच देखना है दोस्तों। एक तरफ दोस्तों सदस्य दिए गए हैं, फिर उनको धारण विभाग उनके अंतर्गत कौन से विभाग थे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था क्या। जान मथाई के साथ उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था उनके पास। डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ क्या विधि विभाग था। CH भाभा के साथ वाणिज्य विभाग था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी,
क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के साथ ही अंतरिम सरकार तथा कुछ नए सदस्यों को शामिल कर पहले मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया, जिसमें सदस्य तथा उनके द्वारा धारित विभाग निम्न थे। जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना एवं प्रसारण तथा राज्यों के मामले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ खाद्य एवं कृषि विभाग था। डॉक्टर जान मथाई के पास रेलवे एवं परिवहन विभाग था। डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास विधि विभाग था। CH भाभा के पास वाणिज्य विभाग था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर आधारित है? SR मुंबईवाद, बेरुआरी मामला, केशवानंद भारतीवाद, मिनर्वा मिल्स मामला। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों डी, क्योंकि मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के भाग 5 के विभिन्न अध्यायों में अलग अलग विषयों का वर्णन है, उनमें निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाग 5 अध्याय, इसके विषय दोस्तों, अध्याय 1 में क्या कार्यपालिका है, अध्याय 2 में संसद है, अध्याय 3 में संघ की न्यायपालिका है, अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। तो दोस्तों इसमें से देखना है कौन सा करेक्ट है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग में संघ सरकार का वर्णन है। इसकी अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में संसद का, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका तथा अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6, सरकार द्वारा निम्न में से किस परिस्थिति में भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका सबसे पहला कथन है, यदि नागरिक फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो नागरिकता, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो। तीसरा है पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। लास्ट है चौथा, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 5 वर्षों से रह रहा हो। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों डी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को नागरिकता से बर्खास्त किया जा सकता है यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो तथा नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, संविधान के 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों, राष्ट्रपति को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। सेकंड है दोस्तों, प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए जिला परिषद होगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन दोस्तों सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र में स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार राज्यपाल को है, ना कि राष्ट्रपति को। प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें राज्यपाल द्वारा 4 सदस्य नामित किए जाते हैं और शेष 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो कथन पहला है वो गलत है, जबकि कथन 2 है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 8, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में चुनाव आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने के लिए अनेक उपबंध किए गए हैं, परंतु निम्न में से कौन से उपबंध संविधान में नहीं है? कूट के माध्यम से सही कथन चुनें। पहला है दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सेकंड है दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त को भी उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं इसमें से दोस्तों कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति व उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है जिन रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। परंतु अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलने वाले सुरक्षा अन्य निर्वाचन आयुक्त को उपलब्ध नहीं है। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उसमें कुछ दोष भी हैं, जैसे संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता
यानी कि विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। इस प्रकार विकल्प ए है वो दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक की अभिकथन और ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए, नीति आयोग ना तो संवैधानिक और ना ही वैधानिक निकाय है। कारण है इसका दोस्तों इसका ना तो संविधान में उल्लेख है और ना ही संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित है। तो दोस्तों सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों ही सही है तथा कारण आर अभिकथन ए की सही स्पष्टीकरण है। नीति आयोग ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका सृजन भारत सरकार के एक कार्यपालिका संकल्प केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया है। दूसरे शब्दों में यह एक गैर संवैधानिक अथवा संवैधानेतर निकाय है। साथ ही एक गैर वैधानिक संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित नहीं निकाय भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? नहीं पूछ रहा है। राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है। आयोग में नियुक्त आदि सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 15 वर्ष का काम करने का अनुभव हो। संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं है। आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों पर लगे कदाचार के आरोप की जांच पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का विस्तृत वर्णन है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति आयोग के कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में प्रावधान करने के लिए अधिकृत है। संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आदि सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। साथ ही कदाचार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 11। संसद ने संविधान यानी कि अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 तथा संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। इनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है दोस्तों, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करना है। दूसरा है, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य उड़ीसा में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में संशोधन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि संसद द्वारा पारित इन संशोधन विधेयकों में से संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूचियां को संशोधित करना है, तेलंगाना में नहीं। जबकि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य उड़ीसा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन करना है। इसके द्वारा विभिन्न गलतियों के कारण अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नहीं किए गए समुदायों को इस सूची में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। सिख गुरुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? गलत देखना है। पहला है, मुगल बादशाह अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान दी थी। दूसरा है, सिख गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण तथा करतारपुर नामक नगर का निर्माण करवाया। तीसरा है, हर गोविंद ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ किया। डी है दोस्तों, गुरु अमरदास ने अपनी गद्दी गोविंद बाल में स्थापित की। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेने की शुरुआत सिख गुरु अर्जुन देव ने की और बाकी दोस्तों जो कथन है वो सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन ए, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 1759 ईस्वी में मुगल बादशाह आलम द्वितीय का लखनऊ में स्वागत किया और उसे संरक्षण दिया। कारण है दोस्तों, तुरानी वजीर इमाद उल मुल्क की शत्रुता तथा सुरक्षा कारणों से शाह आलम द्वितीय को दिल्ली छोड़ना पड़ा था। सही कूट का दोस्तों चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि मुगल बादशाह अहमद शाह ने गाजीउद्दीन इमाद उल मुल्क को वजीर बनाया, परंतु इमाद उल मुल्क ने पहले अहमद शाह को गद्दी से हटाकर अंधा कर जेल में डाल दिया। उसके बाद मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की भी हत्या करवा दी। अली गौर उर्फ शाह आलमगीर द्वितीय का पुत्र था और उसने अपने को
बिहार में मुगल बादशाह घोषित कर दिया, परंतु वह इमाद उल मुल्क के कारण दिल्ली पर तुरंत अधिकार नहीं कर पाया तथा ऐसी स्थिति में सुरक्षा कारणों से उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के यहाँ लखनऊ में कुछ दिन तक रहा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14। कुका आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला है दोस्तों, यह आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, परंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना था। दूसरा है दोस्तों, कुका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल द्वारा की गई। थर्ड है दोस्तों, 1863 ईस्वी से कुका आंदोलन का नेतृत्व रापसी 1863 ईस्वी से कुका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह कुका ने किया। चौथा दोस्तों, राम सिंह कुका को गिरफ्तार कर इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों डी, क्योंकि 1863 ईस्वी में कुका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह कुका ने किया। 1872 ईस्वी में राम सिंह कुका को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। राम सिंह कुका ने ही राम नामधारी आंदोलन चलाया था। इस प्रकार दोस्तों जो कथन 4 है वो गलत है, जबकि अन्य सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन 15। दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम स्वामी पूर्णानंद ने दिया। बी है दोस्तों, उनके गुरु का नाम स्वामी ब्रजानंद था। सी है दोस्तों, यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। डी है दोस्तों, 1885 ईस्वी में इन्होंने एक गौरक्षा समिति बनाई। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि दयानंद सरस्वती जिनका वास्तविक नाम मूल शंकर था, इनको स्वामी पूर्णानंद ने दयानंद सरस्वती का नाम दिया, जबकि उनके गुरु स्वामी ब्रजानंद थे। इन्होंने 1882 ईस्वी में एक गौरक्षा समिति बनाई। इस प्रकार दोस्तों जो डी कथन है वो गलत है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 16। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल होने के साथ साथ मुख्य सेनापति था। फिर है दोस्तों उसके बाद आता है दोस्तों, यह युद्ध 1816 ईस्वी में संगोली की संधि द्वारा समाप्त हुआ, जिसके तहत गोरखों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया। उपयुक्त में से दोस्तों कौन से कथन सत्य हैं? जो आंसर है इसका वो है दोस्तों सी, क्योंकि आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी तक चला। इस युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति था। 28 फरवरी 1816 ईस्वी को डेविड ऑक्टरलॉनी ने मकबनपुर नामक स्थान पर गोरखों को पराजित कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों तथा गोरखों के बीच 1816 ईस्वी में संगोली की संधि हुई। इस संधि के तहत गोरखों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया और गढ़वाल एवं कुमायूं के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17। फिर है नेहरू रिपोर्ट 1928 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मोतीलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। सेकंड है, इस रिपोर्ट को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। उपयुक्त में से दोस्तों कौन से कथन सत्य है? उसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि मई 1928 ईस्वी में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य थे, जिसने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 ईस्वी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, परंतु जब दिसंबर 1928 को कोलकाता में सर्वदलीय सम्मेलन डॉक्टर अंसारी के अध्यक्षता में हुआ तो इस रिपोर्ट पर विवाद हो गया। इस प्रकार कथन फर्स्ट है दोस्तों वो गलत है, जबकि कथन 2 है वो सही है। इस प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो है 18। सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है, यानी गलत है? पहला है, इस पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई। दूसरा है दोस्तों, सोशलिस्ट पार्टी को पहले आम चुनाव में लोकसभा की कुल 12 सीटें प्राप्त हुई थीं। सी है दोस्तों, इस पार्टी ने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। डी है, सोशलिस्ट पार्टी ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया तथा भारत विभाजन का विरोध किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी ने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का विरोध किया और संविधान सभा का अंग बनने से इनकार कर दिया, यानी मना कर दिया। इस प्रकार दोस्तों जो कथन वो सी है वो गलत है, बाकी कथन दोस्तों करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से हड़प्पाकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दोस्तों स्थल दिए गए हैं, एक तरफ उनके जिला दिए गए हैं। क्या आलमगीरपुर मेरठ जिले में आता है, क्या उल्लास सहारनपुर में आता है, क्या मांडी मुजफ्फरनगर में आता है, क्या बड़गांव गाजियाबाद में आता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा मिसमैच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों डी, क्योंकि आलमगीरपुर मेरठ जिले में, बड़गांव एवं हुलास सहारनपुर जिले में तथा मांडी मुजफ्फरनगर में स्थित है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। चोलकालीन बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर के संबंध में कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है। पहला है ए, यह प्रथम चोल मंदिर है जिसके चारों तरफ 4 दीवारी बनाया गया है। बी है, इस मंदिर का निर्माण 7 वर्षों में पूर्ण हुआ। सी है, इस मंदिर में एकात्मक नंदी की मूर्ति है जो कि भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। फिर डी है, इसका विमान 15 मंजिला पिरामिड के आकार का है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है 20 का वो है डी, क्योंकि चोलकालीन बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा राजराज प्रथम ने कराया था। इस मंदिर का विमान 13 मंजिला पिरामिड के आकार का है। अतः दोस्तों कथन है जो डी है वो गलत है, जबकि अन्य सभी कथन करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 21। बौद्ध ग्रंथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है दोस्तों दीर्घ निकाय, गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। दूसरा है दोस्तों अगुंतर निकाय के अंतिम भाग में महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश का वर्णन मिलता है। और दोस्तों थर्ड है बौद्ध ग्रंथ यानी कि विभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। चौथा है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश जो उन्होंने अपने शिष्य सुभद्र को दिया था, इसका वर्णन दीर्घ निकाय के अंतिम भाग महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। इसलिए दोस्तों जो कथन 2 है वो गलत है, जबकि अन्य सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 22। प्रायद्वीपीय खंड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों उत्तर पूरब में कार्बी एंगलोंग तथा मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड के ही विस्तार हैं। दूसरा है दोस्तों पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूरब में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागौर पठार से अलग करता है। दोस्तों उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि प्रायद्वीपीय खंड प्राचीनतम स्थल खंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है जो आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी सीमा कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ी के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूरब में कार्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड का विस्तार है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूरब में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। इस प्रकार दोस्तों दोनों कथन है वो करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन 23। इसमें दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना है दोस्तों, देखना है। तो जागीर के प्रकार और उसकी विशेषताएँ दी गई हैं दोस्तों। तो मशरूत जागीर, इसकी कौन सी विशेषता थी, महाले पवाकी। सी है दोस्तों एमा जागीर और डी है इनाम जागीर। तो इनकी जो विशेषताएं वो है मुस्लिम धर्मविदों एवं उलेमाओं को प्रदान की जाने वाली जागीर। दूसरे नंबर पर किसी व्यक्ति को किसी शर्त के तहत प्रदान की गई जागीर। तीसरा है दोस्तों ऐसी जागीर जो किसी व्यक्ति को उसकी विशेष सेवा के बदले पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई हो। चौथा है दोस्तों ऐसी जागीर भूमि जो अस्थायी रूप से केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर ली जाती थी। तो दोस्तों इसके जो सही जो मैचिंग है वो है इसका आंसर करेक्ट इज सी, क्योंकि मुगल काल में कई प्रकार की जागीरें होती थी। नगद वेतन के बदले प्रदान की जाने वाली जागीर को जागीर ए तनख्वाह कहा जाता था। जब किसी व्यक्ति को किसी शर्त के बदले जागीर प्रदान की जाती थी तब उसे मशरूत जागीर कहा जाता था। जब किसी व्यक्ति को उसकी विशेष सेवा के बदले सरकार पुरस्कार स्वरूप जागीर प्रदान की जाती थी तो उसे इनाम जागीर कहा जाता था। जबकि ऐसी जागीर भूमि जो अस्थायी रूप से केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर ली जाती थी उसे दोस्तों माल ए पैवाकी कहा जाता था। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 24। इसमें दोस्तों कथन और कारण दिए गए हैं। पहला कथन है दक्षिण
भारतीय नदियों के निचले भागों में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। दूसरा कारण है इसका, दक्षिण भारतीय नदियों की अपनी घाटी को लंबवत काटने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई है, जिससे यह नदियां धीरे धीरे अपने किनारों को काट रही हैं। उपरोक्त में से दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए। तो अब देखते हैं कि दक्षिण भारत की नदियां अपने वृद्धावस्था में हैं और अपनी घाटी को लंबवत काटने की उनकी जो क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है। अब यह नदियां धीरे धीरे अपने किनारों को काट रही हैं, जिससे उनकी घाटियां चौड़ी होती जा रही हैं। इसी के परिणाम स्वरूप इनके निचले भागों में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। इस प्रकार दोस्तों कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है। कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 25। इसमें कहा गया है, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये है, राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया था। बी है, इस विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। सी है, यह एक महान संगीतकार और कुशल तबला वादक था। डी है दोस्तों, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों डी, क्योंकि राणा कुंभा मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण शासक था, जो एक महान विजेता होने के साथ साथ विद्वान संगीतकार तथा कुशल तबला वादक था। इसने मालवा के शासक महमूद खिलजी को 2 बार परास्त किया और इस विजय की स्मृति में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 26। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों, कैंडिन्यू तथा स्टैम्प ने 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा के आधार पर भारत को 2 प्रधान जलवायु प्रदेशों में बांटा है। भारत को कुल 11 जलवायु प्रदेशों में परिसीमित किया गया है। उपरोक्त में से दोस्तों कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि कैंडिन्यू तथा स्टैम्प ने 18 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाओं के आधार पर जो कर्क रेखा का अनुसरण करती है, भारत को 2 प्रधान जलवायु प्रदेशों में बांटा है, उपोष्ण कटिबंधी तथा उष्ण कटिबंधी। इन्हें पुनः उपविभाजित किया गया है। उपोष्ण कटिबंधी के अंतर्गत 5 तथा उष्ण कटिबंधी के अंतर्गत 6, कुल मिलाकर भारत को 11 जलवायु प्रदेशों में परिसीमित किया गया है। इस प्रकार दोस्तों दोनों कथन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 27। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? यानी कि कौन सा क्वेश्चन मिसमैच है? एक तरफ नदी परियोजना दी गई है, एक तरफ नदी दी गई है। तो नदी परियोजना के अंतर्गत तुलबुल परियोजना, श्री सैलम परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, उकाई परियोजना। नदी झेलम, मजीरा नदी, चेनाब नदी, ताप्ती नदी। तो इसमें दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि श्री सैलम परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार दोस्तों युग्म बी सही सुमेलित नहीं है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में, दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 28। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहला एल्यूमिनियम उद्योग 1837 में जेके नगर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। भारत में पहली ऊनी मिल की स्थापना मुंबई में की गई थी। उपरोक्त में से दोस्तों कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि भारत के पहले एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना 1837 ईस्वी में जेके नगर पश्चिम बंगाल में हुई, जबकि पहली ऊनी मिल की स्थापना उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई थी। इस प्रकार दोस्तों पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 29। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कपास उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है, सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, नारियल उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पर है। तो उसको जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों सी, क्योंकि मूंगफली उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है, जबकि राजस्थान का दूसरा स्थान है। इसलिए दोस्तों सी क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, बाकी कथन है वो दोस्तों करेक्ट है। इसलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 30। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों, पर्थ शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। काल गुरली एवं कूल गार्डी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित सोने की प्रसिद्ध खान है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि पर्थ शहर रवान नदी पर स्थित ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख नगर है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जबकि कालगुरली एवं कूलगार्डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण क्षेत्र में स्थित स्वर्ण की प्रमुख खाने हैं। इस प्रकार दोस्तों पहला कथन सत्य है, जबकि दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन 31। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? एक तरफ देश दिए हैं, एक तरफ उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। देश की बात करें तो
जो जॉर्जिया है, बोत्सवाना है, नाइजीरिया है, मोरक्को है। और राजधानी की बात करें तो लुसाका है, विंडहोक है, अबूजा है, रबात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि जाम्बिया की राजधानी लुसाका और बोत्सवाना की राजधानी गैबोरून, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा तथा मोरक्को की रबात है। इस प्रकार दोस्तों जो बी है वो सही सुमेलित नहीं है, जबकि विंडहोक नामीबिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 32। बोर्नियो द्वीप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया तथा तिमोर लेस्ते में विभाजित है। उपरोक्त में से दोस्तों कौन से कथन सत्य हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों डी, क्योंकि बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। राजनीतिक दृष्टि से यह द्वीप 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनेई में विभाजित है। इस प्रकार दोनों कथन दोस्तों गलत हैं। अगला क्वेश्चन आता है 33। नीचे दिए गए कौन से प्रदूषण जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड उत्तरदायी है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 34। इसमें क्या गया है? ब्राउन फील्ड संपत्तियों से क्या तात्पर्य है? ये है ऐसी परिसंपत्तियां जिनमें निवेश हुआ है किंतु उनकी क्षमता का पूरा दोहन तथा सही तरीके से उनका रखरखाव हुआ उपयोग नहीं हो पा रहा है। बी है ऐसी परिसंपत्तियां जिनमें निवेश कर उनकी क्षमता का पूरी तरह दोहन किया जा चुका है। सी है ऐसी परिसंपत्तियां जो बहुमूल्य और क्षमतावान हैं लेकिन उनमें निवेश नहीं होने के कारण उनका दोहन तथा उपयोग नहीं हो पा रहा है। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि ब्राउन फील्ड परिसंपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां को कहा जाता है जिनमें निवेश हुआ है किंतु उनकी क्षमता का पूरा दोहन तथा सही तरीके से उनका रखरखाव व उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35। कपड़ा उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये है भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल सन 1818 में कोलकाता के निकट पोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी। बी है कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। सी है हथकरघा गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता के लिए सन 2000 में दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई। डी है 2022-23 ईस्वी में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन प्रारंभ किया गया। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है 35 का डी, क्योंकि भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल सन 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट पोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी किंतु यह असफल रही, यानी कि सक्सेसफुल नहीं हो पाई। दूसरी सूती वस्त्र मिल मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी द्वारा 1854 में मुंबई में कपासची एंड डाबर द्वारा स्थापित की गई, जो सही अर्थों में भारत में आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग की शुरुआत थी। कपड़ा उद्योग भारत की कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। सन 2000 में हथकरघा गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई, जबकि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रारंभ सन 2020 और 2021 में किया गया। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 36। सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 4 टकसालें भारत के विभिन्न शहरों में स्थापित की गईं। वह टकसालें कहाँ कहाँ स्थित हैं? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला है मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा हैदराबाद, चौथा चंडीगढ़। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 4 टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार महिलाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ए है 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को प्रदान किए गए। बी है उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन दर बढ़ाकर 28% हो गया है। सी है स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का नामांकन 43% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। डी है पीएम आवास योजना के तहत 85% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि अंतरिम बजट 2024-25 में सामाजिक न्याय को प्रमुखता देते हुए 4 प्रमुख वर्गों गरीब, महिलाएं, युवा और किसान को ऊपर उठाने पर सरकार द्वारा फोकस किया गया है। प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं तथा उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन दर बढ़ाकर 28% तक हो गया है।
तो वहीं दूसरी तरफ स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का नामांकन दर 43% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। जबकि पीएम आवास योजना के तहत 70% यानी 70% मकान ग्रामीण महिलाओं के नाम दिए गए हैं। इस प्रकार दोस्तों जो कथन डी है वो गलत है। अगला क्वेश्चन आता है 38। केंद्रीय कैबिनेट ने 1 फरवरी 2024 को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पुनर्गठन पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना को मंजूरी दी। इसके संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों, इस योजना का फंड बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दूसरा है, योजना के इस नए स्वरूप को 31 मार्च 2023 से 2025-26 तक की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। उपरोक्त में से दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने 1 फरवरी 2024 को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के पुनर्गठन को मंजूरी दी। इसके तहत अब इस योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए की जगह कुल फंड 29,610 करोड़ रुपए का होगा और इस योजना के नए स्वरूप को 31 मार्च 2023 से 2025-26 तक 3 वर्षों की अगली अवधि के लिए लागू किया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों कथन पहला गलत है जबकि दूसरा सत्य है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है 39। इको फ्रेंडली पहलों और प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना लॉन्च की? ए है HDFC, बी है IDBI, सी है SBI, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इको फ्रेंडली पहलों और प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया है ताकि देश में ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 40। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में कौन सा कथन दोस्तों सही है? कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला है दोस्तों, इस योजना का प्रारंभ 2019 में किया गया। दूसरा है, यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग की एक प्रमुख पहल है। तीसरा है, इस योजना में प्रति लाभार्थी अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 सालाना कर दिया गया है। तो दोस्तों उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है? वो है ए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का प्रारंभ 2019 में किया गया। यह योजना उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग की एक प्रमुख पहल है जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में दिए जाते थे, परंतु अब अप्रैल 2024 से प्रति लाभार्थी अनुदान बढ़ाकर 25,000 सालाना कर दिया गया है। इस प्रकार सभी कथन दोस्तों करेक्ट हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 41। इसमें दोस्तों सूची दी गई है। प्रथम इसमें विटामिन की कमी बताई गई है और इसके कारण होने वाला रोग सूची 2 में। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा सही है। विटामिन से दी गई हैं दोस्तों B1, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7। वहीं दोस्तों रोग हैं वो पेशी ऐंठन है, बालों का झड़ना है, वृद्धि का रुकना है, बाल सफ़ेद होना है। तो दोस्तों इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि विटामिन की कमी से हमारे शरीर में विभिन्न रोग पैदा होते हैं, जैसे विटामिन B1 की कमी से बेरी तथा वृद्धि का रुकना, विटामिन B5 की कमी से चर्म रोग और वृद्धि कम होना तथा बाल का सफ़ेद होना जैसे रोग, विटामिन B6 की कमी से रक्त क्षीणता और पेशीय ऐंठन तथा विटामिन B7 की कमी से चर्म रोग और बालों का झड़ना संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 42। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें दोस्तों एक को कथन एक को कारण कहा गया है। तो देखते हैं कथन ए, लार भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। कारण है, लार में टाइलिन पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। उपरोक्त में से दोस्तों सही कथन का चयन करना है। तो 42 का जो आंसर है वो है दोस्तों करेक्ट बी, क्योंकि अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हमारे भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों से लार का श्रवण होता है। यह हल्की अम्लीय होती है। लार में टाइलिन होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। साथ ही लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43। इसमें दोस्तों रोग दिए गए हैं और उनके तत्व से होने वाली कमी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये देखना है दोस्तों। तो धान में खैरा रोग, मक्का में सफ़ेद कली रोग, फूलगोभी में ब्राउन रोग, नींबू में डाईबैक रोग, ये कौन कौन सी कमी से होते हैं दोस्तों इधर दिए गए हैं, सोडियम, जस्ता, बोरॉन, कॉपर।
तो इसमें दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है दोस्तों ए, क्योंकि धान में खैरा रोग जस्ता या जिंक की कमी से होता है, इसलिए दोस्तों यह कथन गलत है। बाकी कथन दोस्तों सत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44। यदि सेल्सियस पैमाने पर तापमान 200 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी, क्योंकि यदि सेल्सियस पैमाने पर तापमान 200 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 392 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45। इसमें भी कथन कारण दिए गए। कथन है दोस्तों सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। कारण है दोस्तों लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि कभी अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसके कारण प्रकाश की छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, जबकि लाल रंग का न्यूनतम प्रकीर्णन होने के कारण यह आगे बढ़ती हैं। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। सुपर कंप्यूटर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मार्च 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को प्रारंभ किया गया। दूसरा है मिशन संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। उपरोक्त में से कौन से कथन दोस्तों सही है? तो जो 45 का आंसर है वो है ए, क्योंकि सॉरी दोस्तों 46, तो 46 का आंसर इज करेक्ट सी। सुपर कंप्यूटर के निर्माण तथा उससे संबंधित नीतियों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2015 में 4500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सुपर कंप्यूटिंग मिशन को प्रारंभ किया गया। यह मिशन संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस प्रकार दोनों कथन दोस्तों सत्य है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 47। हाल ही में चर्चा में रहा पुष्पक क्या है? एक रडार है, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, मालवाहक पोत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 22 मार्च 2024 को कर्नाटक में चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग की। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 48। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला है दोस्तों यह ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच होती है। दूसरा है तापमान में वृद्धि के साथ इनकी चालकता में वृद्धि होती है। तीसरा है अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर बढ़ता जाता है। चौथा है परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक और अर्धचालक या अचालक के बीच होती है, इसलिए इन्हें अर्धचालक कहते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ इनकी चालकता में वृद्धि होती है, जबकि प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर कम होता जाता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 49। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के पंचामृत लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना। बी है 2045 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का कम से कम 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना। सी है 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना। डी है 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। तो जो 49 का करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी। भारत में नवीकरण ऊर्जा लक्ष्य में पंचामृत लक्ष्य के तहत निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का कम से कम 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना। 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना। 2030 तक कार्बन की तीव्रता में 2005 के स्तर से 45% कम करना और 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। इस प्रकार दोस्तों जो कथन बी है वो गलत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 50। हाल ही में गगनयान की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले 4 पायलट्स का चयन किया गया।
और उनके नाम की घोषणा की गई तथा उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किए गए। निम्न में से इसमें कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? पहला है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, बी है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, सी है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, डी है ग्रुप कैप्टन अमित झा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी। क्योंकि भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान 2024-25 के दौरान किसी समय संभावित है। इस उड़ान द्वारा 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊंची कक्षा में 3 दिन के लिए गगनयान के जरिए भेजा जाएगा। इस उड़ान के लिए वायुसेना के 4 पायलट्स का चयन किया गया है, जिसमें दोस्तों ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण तथा विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का औसत जन घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है दोस्तों जन घनत्व में उत्तर प्रदेश का राज्यों में तीसरा स्थान है। सही कथन का दोस्तों चयन करना है। तो 51 का जो आंसर है वो दोस्तों डी। क्योंकि 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय औसत यानी कि 382 से 447 अधिक है। जनघनत्व की दृष्टि से यह देश के राज्यों में चौथे स्थान पर है। वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन 52, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण एवं शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य व केंद्र शासित क्षेत्र है क्रमशः बिहार एवं दिल्ली। दूसरा है बी उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली, सी बिहार एवं लक्षद्वीप, डी उत्तर प्रदेश एवं लक्षद्वीप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी। क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण एवं शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः उत्तर प्रदेश जो कि 24.25 मिलियन एवं दिल्ली 5.48 मिलियन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 53, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 20.7% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 15.6% है। सही कथन का दोस्तों चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। क्योंकि 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या यानी कि 41357,608 है, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% है, जबकि संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 16.6 है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 54, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात है ए 931, बी 941, सी 951, डी 961। करेक्ट आंसर इज सी। क्योंकि 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य के अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 55, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य है? ए है असम, बी है दोस्तों उड़ीसा, सी है बिहार और डी है मिजोरम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। क्योंकि एक तरफ राज्य हैं बिहार, असम, उड़ीसा और दूसरी तरफ ग्रामीण जनसंख्या। तो दोस्तों बिहार की है वो 88.70% है, फिर असम की है वो 83.92% है, उड़ीसा की है वो 83.32% है। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 56, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना विनायक दामोदर दास सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी। दूसरा है दोस्तों इस संस्था के लोगों ने ब्लैक कमिश्नर आयरस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। क्योंकि विनायक दामोदर दास सावरकर ने 1904 ईस्वी में नासिक में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की, जो आगे चलकर अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। इस संस्था के लोगों ने न्यायाधीश जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि ब्लैक कमिश्नर आयरस्ट की हत्या 1897 ईस्वी में चापीकर बंधुओं ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 57, निम्नलिखित में से किस एक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी? ए है विलियम बेडनबर्न, बी है एओ ह्यूम, सी है रजनी पाम दत्त, डी है बाल गंगाधर तिलक।
तो दोस्तों फिर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 58। इसमें दोस्तों सूची फर्स्ट में समाचार पत्र हैं, सूची सेकंड में उनके संस्थापक या संपादक हैं। तो समाचार पत्र के अंतर्गत सोशलिस्ट, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, मुंबई दर्पण, डी है बंगाली। और संस्थापक के अंतर्गत सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल शास्त्री, सच्चिदानंद सिन्हा, ऐसे डांगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों डी, क्योंकि सोशलिस्ट जो समाचार पत्र था वो ऐसे डांगे के द्वारा संपादक किया गया, वहीं हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो समाचार पत्र है वो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, और वहीं बम्बई दर्पण बाल शास्त्री के द्वारा, और बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 59। निम्नलिखित में से किस एक तिथि को खिलाफत दिवस मनाया गया था? ए है 23 नवंबर 1919 को, बी है 31 अगस्त 1920 को, सी है 20 जून 1920 को, डी है 13 मार्च 1920 को। तो उसको दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदुओं मुस्लिमों की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाने जाने का निर्णय लिया गया। 31 अगस्त 1920 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 60। इसमें दोस्तों कथन और कारण दिए गए हैं। तो कथन है, वर्ष 1930 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कारण है दोस्तों, सामंतवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की मांग की गई थी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि अभिकथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। वर्ष 1936 में प्रोफेसर NV रंगा तथा स्वामी सहजानंद के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सामंतवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की मांग रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 61। इसमें दोस्तों सूची फर्स्ट के अंतर्गत प्रमुख व्यक्ति दिए गए हैं, उनके जन्म स्थान, जैसे मैथिली शरण गुप्त का दोस्तों, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है राहुल सांस्कृत्यायन, डी है धर्मवीर भारती। उनके जन्म स्थान प्रयागराज, आजमगढ़, बस्ती, झांसी। इनमें से दोस्तों मैच कराना है। तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म स्थान है वो झांसी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बस्ती है, राहुल सांस्कृत्यायन का आजमगढ़ है, धर्मवीर भारती का प्रयागराज है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 62 नंबर। अतरौली घराना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है स्थापना आजमगढ़ के अतरौली गांव में। तीसरा है गजल की बेगम अख्तर इसी घराने की थी। चौथा है दोस्तों काले खां और चांद खां द्वारा स्थापना की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि अतरौली घराने की स्थापना अलीगढ़ के निकट अतरौली गांव में काले खां और चांद खां द्वारा किया गया था। यह घराना ध्रुपद धमार गायन के लिए जाना जाता है। गजल की बेगम अख्तर लखनऊ घराने की थी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 63 नंबर का। इसमें दोस्तों सूची एक है प्रमुख स्थल है और उनसे संबंधित दोस्तों जिला है। तो गढ़वा स्थल, देवगढ़ स्थल, बांसखेड़ा स्थल, कालिंजर स्थल। इनके जिला हैं दोस्तों ललितपुर, बाना, प्रयागराज, शाहजहाँ है। इनसे दोस्तों मैच कराना है। दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि गढ़वा स्थल है वो प्रयागराज में है, देवगढ़ स्थल है वो ललितपुर में है, बांसखेड़ा है वो शाहजहाँपुर में, और कालिंजर है वो बांदा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 64। सपरार नहर से लाभान्वित जिले निम्न में से कौन से हैं? नंबर 1 जालौन, नंबर 2 झांसी, नंबर 3 हमीरपुर, नंबर 4 ललितपुर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, क्योंकि सपरार नहर उत्तर प्रदेश की एक नहर है। इसके द्वारा झांसी व हमीरपुर जिलों की लगभग 40,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 65 नंबर का। इसके अंतर्गत परियोजना और अवस्थिति है। तो परियोजना के अंतर्गत जया कवाड़ी, बी है सरदार सरोवर, सी है दुलस्ती, डी है उकाई, और अवस्थिति दोस्तों तापी नदी, चिनाब नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। तो इसको सही जो मैचिंग है वो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों 65 का बी, क्योंकि जो जया कवाड़ी है उसकी अवस्थिति कहाँ पर है? गोदावरी नदी में, सरदार सरोवर की नर्मदा नदी में, दुलस्ती की चिनाब नदी में, उकाई की तापी नदी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 66 नंबर का।
आर्द्र भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कछारी युक्त भूमि की वह सतह जहाँ जल निकास की अल्पतम व्यवस्था होती है। दूसरा है आंतरिक आर्द्र भूमि प्राकृतिक होती है। तीसरा है दोस्तों मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो 66 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि दलदल एवं कछारी युक्त भूमि की वह सतह जहाँ जल निकास की अल्पतम व्यवस्था होती है, इसको आर्द्र भूमि कहा जाता है। आर्द्र भूमि को आंतरिक आर्द्र भूमि तथा समुद्र तटीय में वर्गीकृत किया जा सकता है। आंतरिक आर्द्र भूमि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित हो सकती है, और मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 67। इसके अंदर प्रमुख दिवस दिए गए हैं, उनकी दिनांक दी गई हैं, कब मनाए जाते हैं। विश्व वन्य दिवस, विश्व मगरमच्छ दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, विश्व हाथी दिवस। इनकी दिनांक है 5 अक्टूबर, 17 जून, 3 मार्च, 12 अगस्त। तो इनकी सही मैचिंग है वो है दोस्तों ए, करेक्ट आंसर ए। विश्व वन्य दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 68। निम्नलिखित पर्यावरण समझौतों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उन्हें काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है स्टॉकहोम कन्वेंशन, दूसरा है कार्टेजियन प्रोटोकॉल, तीसरा है रॉटरडम कन्वेंशन, चौथा है दोस्तों जैविक विविधता कन्वेंशन। तो इसको देखते हैं दोस्तों, काल के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहला कौन सा होगा फिर उसके बाद कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि जैविक विविधता कन्वेंशन 1992 में हुआ, कार्टेजियन प्रोटोकॉल 1994 में हुआ, रॉटरडम कन्वेंशन 1998 में हुआ, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हुआ। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 69। इसमें दोस्तों सूची दी गई है। फर्स्ट इसके अंदर वेटलैंड दी गई हैं और सूची सेकंड है उसके अंतर्गत राज्य दिए गए। तो वेटलैंड के अंतर्गत कंजली, लोकटक, रेणुकुंड, रुद्रसागर, और राज्य के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, पंजाब। तो इनकी सही दोस्तों जो मैचिंग है, जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों सी, क्योंकि कंजली वेटलैंड है वो पंजाब में है, लोकटक है वो मणिपुर में है, रेणुकुंड है वो हिमाचल प्रदेश में है, रुद्रसागर है वो त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 70। भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया है? ए है 11वीं, बी है 9वीं, सी है 12वीं, डी है 10वीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों बी, क्योंकि सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल 9वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इस योजना का काल 1997 से 2000 तक था। वहीं अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 71। प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को किस वित्तीय वर्ष के बजट से प्रारंभ किया गया था? ए है 2007-8, बी है 2009-10, सी है 2011-12, डी है 2014-15। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि प्रभावी राजस्व घाटा इक्वल टू राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान, यानी कि प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को वित्तीय वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया था। इसे वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट से FRBM एक्ट 2003 के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 72। इसके अंदर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, इनको मैच कराना है। सूची फर्स्ट है, इसके अंतर्गत दिया गया है दत्त समिति, दूसरा है चक्रवर्ती समिति, तीसरा है राजमन्ना समिति, डी है बांचू समिति। सूची सेकंड के अंतर्गत दी गई है मौद्रिक प्रणाली, औद्योगिक लाइसेंस, प्रत्यक्ष कर, केंद्र राज्य संबंध। तो इसकी दोस्तों जो करेक्ट मैचिंग है वो है करेक्ट आंसर डी, यानी कि जो दत्त समिति है वो औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है, चक्रवर्ती समिति है वो मौद्रिक प्रणाली से, राजमन्ना समिति है वो केंद्र राज्य संबंध से, बाचू समिति है वो प्रत्यक्ष कर से। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 73। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत कौन एक शामिल नहीं है दोस्तों? ए है वित्तीय प्रशासन, बी है सार्वजनिक व्यय, सी है सार्वजनिक ऋण, डी है व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों डी, क्योंकि लोक वित्त सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन तथा संघीय वित्त आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है। अगला क्वेश्चन है वो है 74। निम्नलिखित में से कौन एक संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करती है? ए है ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी है नाबार्ड, सी है कापाट और डी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि ग्रामीण
अब स्थापना विकास कोष की स्थापना वर्ष 1995-96 में ग्रामीण आधारभूत ढांचे के वित्तीय हेतु की गई थी और वर्ष 1982 में स्थापित नाबार्ड द्वारा इसके अर्थ प्रबंध का संचालन किया जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 75। इसके अंतर्गत सूची फर्स्ट है, इसके अंतर्गत दिए गए हैं तीर्थंकर और सूची सेकंड के अंतर्गत प्रतीक। तो पहला है सूची फर्स्ट के अंतर्गत अजितनाथ, दूसरा है शीतलनाथ, सी है पूज्यनाथ, डी है शांतिनाथ। फिर सूची सेकंड के अंदर जो प्रतीक है वो श्रीवत्स, मृग, गज, महेश। तो जो इसकी सही मैचिंग है वो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों इनका बी, क्योंकि जो अजितनाथ तीर्थंकर है वो उसका प्रतीक गज है और जो शीतलनाथ का जो तीर्थंकर है उसका प्रतीक श्रीवत्स है और पूज्यनाथ का महेश है और शांतिनाथ का मृग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 76। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है केंद्र प्रांतों में बटा था तथा प्रांतों का प्रशासन राजवंश के अधीन था। दूसरा है परिवेष्टा चल मुद्रा का नियमन करने वाला अधिकारी था। इसका जो सही कथन है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में केंद्र प्रांतों में बटा था। प्रांतों का प्रशासन वायसराय रूपी अधिकारी द्वारा होता था। ये अधिकारी राजवंश के होते थे। अशोक के अभिलेखों में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। फिर वेष्टा फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 77। उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। दूसरा है पशुपालन का महत्व बढ़ गया था, कृषि का कम हो गया था। सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में अधिक स्थायित्व आया था। इस काल में कृषि का महत्व बढ़ गया तथा पशुपालन कम हो गया। इसका प्रमुख कारण लोहे का प्रयोग था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 78। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। दूसरा है उस समय वहाँ का प्रशासक सुविशाख था। सही कथन का चयन करें दोस्तों। तो 78 का जो सही कथन है वो है दोस्तों आंसर इज डी, क्योंकि शक शासक रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख यानी कि 150 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इस समय यहाँ का प्रशासक पुष्यगुप्त वैश्य था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 79। कुमारगुप्त कालीन अभिलेख के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ तो दोस्तों अभिलेख दिए गए, एक तरफ उनके जिला। अभिलेख के अंतर्गत है बिलसठ अभिलेख, करमदंडा अभिलेख, मनकुंवर अभिलेख, तुमैन अभिलेख, और उनको जिला हैं वो एटा, अयोध्या, प्रयागराज, मैनपुरी। तो दोस्तों इसके अंतर्गत कौन सा मिसमैच है उसको देखते हैं। वो करेक्ट आंसर है इसका डी, क्योंकि जो बिलसठ अभिलेख है वो एटा जिला से संबंधित है, करमदंडा अभिलेख है वो अयोध्या से, और मनकुंवर अभिलेख है वो प्रयागराज से, और तुमैन अभिलेख यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। इसमें कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 80, यानी कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा बांग्लादेश से तो स्पर्श करती है किंतु म्यांमार से नहीं। ए है त्रिपुरा, बी है मणिपुर, सी है मिजोरम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों ए, क्योंकि बांग्लादेश सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, और म्यांमार की सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 81 रह गया 81। निम्नलिखित में से कौन सा पठार इरावदी तथा साल्विन नदियों के मध्य स्थित है। ए है हुई पठार, सान पठार, सी है कोल्डेम पठार, डी है मलाया पठार। तो 81 का जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों बी, क्योंकि म्यांमार में स्थित सान पठार इरावदी तथा साल्विन नदियों के मध्य स्थित है। यह खनिज संसाधनों से भरपूर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 82। निम्नलिखित नदियों में सबसे दक्षिणतम है। ए है स्वर्णरेखा, बी है बैतरणी, सी है ब्राह्मणी और डी है महानदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 82 का वो है दोस्तों डी, क्योंकि नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। सबसे पहले स्वर्णरेखा, फिर बैतरणी, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी। फिर अगला क्वेश्चन आता है 83। इसमें दोस्तों कथन है सामान्य रूप से पृथ्वी पर आग्नेय शैल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कारण है पृथ्वी की भूपृष्ठ का 2/3 भाग इन्हीं शैलों से बना है।
इसमें दोस्तों सही कथन का चयन करना है, तो करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि क्योंकि इसकी सही व्याख्या करता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 84। इसमें सूची दी गई है फर्स्ट, इसके अंदर क्षेत्र दिए गए हैं, सूची सेकंड के अंतर्गत अवस्थिति दी गई है। तो क्षेत्र है सूची फर्स्ट में न्यू इंग्लैंड, जॉर्ज टाउन, पूर्वी लंदन, मोनाको, और इनकी अवस्थिति दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इनसे दोस्तों मैच करानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों ए, क्योंकि जो क्षेत्र न्यू इंग्लैंड है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है, जॉर्ज टाउन है वो दक्षिण अमेरिका में, पूर्वी लंदन है वो दक्षिणी अफ्रीका में, मोनाको वो यूरोप में। अगला क्वेश्चन है 85। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडा मरुस्थल है? काला आरी, बी है अटाकामा, सी है नाफोद, और डी है गोबी। तो 85 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों डी, क्योंकि मंगोलिया में विस्तृत गोबी का मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है, अन्य सभी गर्म मरुस्थल के उदाहरण हैं। फिर दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन आता है 86। तो 86 के अंतर्गत कहा गया है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले मोटाना होते हैं। ए एक विशेष किस्म की घास, बी एक नीग्रो प्रजाति, सी एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर स्थित वन, डी दलदली क्षेत्रों में पाई जाने वाली हिरन प्रजाति। तो 86 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? सी, क्योंकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को मोटाना कहा जाता था। इनकी लकड़ियाँ कीमती एवं मुलायम होती हैं। दोस्तों यहाँ वुड से है, लड़कियाँ नहीं, लकड़ियाँ, वुड नहीं, आप समझ लो कि लड़कियाँ कीमती होती हैं। तो दोस्तों चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पर 87। निम्न में से कौन एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं? ये है 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर, बी है 90 डिग्री पूर्व तथा 90 डिग्री पश्चिम देशांतर, फिर सी है 90 डिग्री पश्चिम तथा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, डी है 180 डिग्री पश्चिमी तथा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों ए, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इससे 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करती हैं। ये दोनों एक ही रेखा का प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 88। निम्नलिखित में से कौन एक बेनेलक्स देशों में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? ए है बेल्जियम, बी है फिनलैंड, सी है नीदरलैंड, डी है लग्जमबर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि बेनेलक्स देशों में 3 देश सम्मिलित हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। तो दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन आता है 89। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा त्वांग घाटी होकर तिब्बत का मार्ग प्रदान करता है? ए है दिफू, बी है बड़ालाचा, सी है बोमडीला, और डी है यांगयाप। तो इसका करेक्ट आंसर वो है दोस्तों सी, क्योंकि बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इस दर्रे से त्वांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 90। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों कौन सा है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 58। तो इनमें जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन आता है 91। राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है चुनाव के दिन से, बी शपथ ग्रहण के दिन से, सी नामांकन के दिन से, डी पूर्व राष्ट्रपति के अवकाश से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 56 के खंड 1 में अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेगा। अर्थात इस प्रकार राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ शपथ ग्रहण के दिन से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 93। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? ए है 7वां तथा 31वां, बी है 6ठा तथा 22वां, सी है 11वां तथा 42वां, डी है 12वां तथा 38वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 93 का वो है दोस्तों ए, क्योंकि 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 520 निश्चित की गई तथा 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 94। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या के योग के बराबर है? ए है महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, बी है बिहार, तमिलनाडु, मेघालय, सी है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, डी है पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए,
क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48 प्लस कर्नाटक में लोकसभा सीट 28, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 4 है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 95। भारत संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा? पहला है दोस्तों ए अनुच्छेद 19(1), बी है अनुच्छेद 279 ए, सी है अनुच्छेद 300 ए और डी है अनुच्छेद 301। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों डी, क्योंकि अनुच्छेद 301 में वर्णित है। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 96। निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है? ए है बाह्य आक्रमण, बी है सशस्त्र विद्रोह, सी है केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर, सांविधिक कठोरता के आधार पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राज्य का शासन संवैधानिक आधार पर न चलाया जा रहा हो तब राष्ट्रपति संवैधानिक आपात की घोषणा करते हैं। संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 आपात अपबंधों से संबंधित है। क्वेश्चन है 97। निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं उपराष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य हैं? पहला है वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बी है यानी कि दूसरा है वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्ह हो, तीसरा है दोस्तों सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत किसी लाभ पर ना हो। तो दोस्तों ए है 2 और 3, बी है 1 और 2, सी है 1 और 3, डी है उपरोक्त सभी। तो 97 का जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों ए, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति की अर्हताओं का उल्लेख अनुच्छेद 66(3) में किया गया है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति बनने की आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 98। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? दोस्तों कौन सा गलत है? ए है इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, बी है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सी है 103वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, डी है इसके सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। तो 98 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है, अतः तीसरा कथन असत्य है। तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 99। निम्नलिखित में से कौन एक मूल मात्रक नहीं है? ए है सेकंड, बी है मोल, सी है एम्पियर और डी है न्यूटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों डी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या 7 है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, जबकि बल का मात्रक न्यूटन एक व्युत्पन्न मात्रक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 100। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण किस विधि द्वारा होता है? ए है संवहन, बी है विकिरण, सी है चालन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण चालन विधि द्वारा होता है, यानी कि कॉन्टैक्ट मेथड द्वारा। इस प्रक्रिया में पदार्थ के अणु अपना स्थान परिवर्तित किए बिना निकट के अणुओं को ऊष्मा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 101। कुएं से पानी भरते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना एक उदाहरण है। ए है न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम का, बी है न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम का, सी है न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों सी, क्योंकि कुएं से पानी भरते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का एक उदाहरण है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102। बोलोमीटर का प्रयोग किस एक मापन के लिए किया जाता है? ए है ऊष्मीय विकिरण, बी है ताप प्रवणता, सी है ध्वनि प्रबलता, डी है प्रकाश की चाल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए 102 का ऊष्मीय विकिरण, क्योंकि बोलोमीटर का प्रयोग ऊष्मीय विकिरण के मापन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 103। जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? ए है ऑक्सीकरण और निस्पंदन, बी है सक्रिय कार्बन और एयर स्ट्रिपिंग, सी है रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन और आयन एक्सचेंज,
और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 103 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि जल प्रक्रमण प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज उपाय किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 104, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस अधिनियम को 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को लागू करने के लिए पास किया गया था। नंबर 2 है, यह कानून स्वैच्छिक है, इसके तहत दंड का प्रावधान नहीं है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो दोस्तों पहला है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक बाध्यकारी समझौता है, ना कि स्वैच्छिक, इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। अतः कथन 2 असत्य है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन आता है 105, फोटो फास्फोराइलेशन में क्या होता है? ए है एटीपी से एटीपी का निर्माण, बी है एटीपी से एटीपी का निर्माण, सी है एनएडीपी से एटीपी का निर्माण, डी है एनएडीपीएच से एटीपी का निर्माण। तो जो 105 जो करेक्ट आंसर है वो है बी। फिर है 106, क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित प्रदूषक तत्वों में कौन एक अपने मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाता है? ए है डीडीटी, बी है ओजोन, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, डी है हाइड्रोजन पराऑक्साइड। तो 106 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ए। 105 का करेक्ट आंसर कौन सा था दोस्तों? बी, क्योंकि फोटो फास्फोराइलेशन में एटीपी से एटीपी का निर्माण होता है। भाई दोस्तों 106 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि वे प्रदूषक जो अपने मूल रूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे डीडीटी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक इत्यादि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 107, एल्गल ब्लूम से तात्पर्य है? ए शैवालों के व्यंजन से, बी प्रवालों पर क्लोरीन के जमने से, सी जल की सतह पर बने शैवालों की परत से, डी अंटार्कटिक क्षेत्र के जैव मरुस्थल से। तो इसका 107 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि एल्गम ब्लूम से तात्पर्य जल की सतह पर बने शैवालों की परत से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 108, जिसके अंदर सूची फर्स्ट मेला दिया गया है, सूची सेकंड में स्थान दिए गए हैं। तो सूची फर्स्ट के अंतर्गत है मुड़िया मेला, परिक्रमा मेला, रामायण मेला, सौरव मेला। इनके जो स्थान है वो अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन, एटा, इनसे मैच कराना है। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि मुड़िया मेला का जो स्थान है वो वृंदावन है, परिक्रमा मेला का है वो अयोध्या है, रामायण मेला का है वो चित्रकूट है, सौरव मेला का है वो एटा है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है 109, इसमें कहा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर किस जिले में है? ए महाराजगंज, बी है गौतम बुद्ध नगर, सी है कानपुर नगर, डी है औरैया। तो इसका जो दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है सी, क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला एवं पुरुष साक्षरता के बीच अंतर 20.1% का है। सर्वाधिक अंतर महाराजगंज व सबसे कम अंतर कानपुर नगर में है। अब अगला क्वेश्चन है 110, उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का सही घटता क्रम प्रदर्शित करता है? ए है पश्चिमी केंद्रीय पूर्वी बुंदेलखंड, बी है पश्चिमी पूर्वी केंद्रीय बुंदेलखंड, सी है पूर्वी केंद्रीय पश्चिमी बुंदेलखंड, डी है पूर्वी पश्चिमी केंद्रीय बुंदेलखंड। तो 110 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का सही घटता क्रम है पश्चिमी केंद्रीय पूर्वी बुंदेलखंड। सबसे कम जो वर्षा होती है वो बुंदेलखंड में होती है दोस्तों, इसलिए यह सूखा प्रभावित क्षेत्र कहलाता है। फिर दोस्तों अगला आता है दोस्तों 111, निम्न पर विचार करें, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। तो साक्षरता के अनुसार उपयुक्त जिलों का सही घटता क्रम है, यानी कि सबसे पहले कौन सा नगर आता है जिसकी साक्षरता ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो 111 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, यानी कि गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 112, निम्नलिखित युगों में कौन सा एक बेमेल है, यानी कि जो मिसमैच है? एक तरफ नहर दी गई है दोस्तों, एक तरफ उद्गम स्थल है। जैसे पूर्वी यमुना सहारनपुर से है, वागरा नहर ओखला से संबंधित है क्या? ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से संबंधित है क्या? निचली गंगा नहर अलीगढ़ से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों डी, क्योंकि नहर जो पूर्वी यमुना है वो सहारनपुर से उद्गम स्थल है उसका, जो आगरा नहर है उसका ओखला में है, जो ऊपरी गंगा नहर है उसका हरिद्वार में है, जो निचली गंगा नहर है उसका नरौरा में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 113, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित किस योजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से है? तो पहला है दोस्तों ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, बी है मुखबिर योजना, सी है नया सवेरा योजना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 113 का जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों सी,
उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने तथा इसका सामाजिक, शैक्षणिक एवं नैतिक विकास करने के उद्देश्य से 16 जून 2017 को नया सवेरा योजना प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 114, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? ए आगरा, बी लखनऊ, सी इटावा, डी वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि इटावा को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। इमदाद खान के पिता साहिबजाद खान एक मशहूर सितार वादक थे। इस घराने के अन्य प्रसिद्ध कलाकार थे सुजात खान, निषाद खान तथा बुदातित मुखर्जी आदि। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 115, निम्नलिखित में से कौन से कथन डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के संदर्भ में सत्य हैं? पहला है, इसकी स्थापना वर्ष 1997 में आगरा में की गई थी। दूसरा है दोस्तों, यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों बी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना वर्ष 1997 में कानपुर में की गई थी। कथन तो सत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 116, अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? ए है 1955 में, बी है 1975 में, सी है 1980 में, डी है 1995 में। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 117, सूची 1 में खनिज दिए गए हैं, सूची 2 में उनके स्थान दिए गए हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे सैंडस्टोन खनिज है, रॉक फॉस्फेट है, सेल खड़ी है, कोयला है, इनके जो स्थान है कहाँ पर पाए जाते हैं? हमीरपुर, सिंगरौली, मिर्ज़ापुर, ललितपुर। इनको दोस्तों मैच कराना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी, क्योंकि सैंडस्टोन है वो मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट है वो ललितपुर में, सेल खड़ी है वो हमीरपुर में, कोयला है वो सिंगरौली में। तो जो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आता है वो है दोस्तों 118। इसमें दोस्तों सूची 1 में मौर्यवीन प्रांत दिए गए हैं और उनकी राजधानियाँ से मैच कराना है। तो ए है अवंती राष्ट्र, बी है पिरासी, सी है दक्षिणापथ, डी है कलिंग प्रांत। उनकी राजधानी है वो तोसली, पाटलिपुत्र, सुवर्णगिरी, उज्जैनी। इनको दोस्तों मैच कराना है। तो इसका तो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों डी, क्योंकि जो उत्तरापथ उसकी राजधानी है तक्षशिला और दक्षिणापथ की राजधानी है दोस्तों सुवर्णगिरी, और अवंती की उज्जैनी, प्रासी की पाटलिपुत्र, कलिंग की तोसली। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 119, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, यानी कि कौन सा मिसमैच है। यहाँ रेलवे जोन दिए गए हैं, उनके मुख्यालय दिए गए हैं। तो रेलवे जोन के अंतर्गत उत्तर मध्य रेलवे क्या प्रयागराज में है इसका मुख्यालय, उत्तर पूर्वी रेलवे का क्या मुख्यालय गोरखपुर में है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या हुगली में है, पूर्वी तटीय रेलवे का क्या मुख्यालय हैदराबाद में है। तो इसमें दोस्तों कौन सा इनकरेक्ट है वो देखना है। तो जो 119 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों डी, क्योंकि पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में है, इसलिए दोस्तों यह कथन गलत है, बाकी अन्य सभी सही है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 120, निम्नलिखित उपनिषदों में से किस एक में कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ में पाए जाते हैं? ए है कठो उपनिषद, बी है मुंडकोपनिषद, सी है छंदोग्य उपनिषद, डी है भगवद गीता। तो 120 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, छंदोयोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। वासुदेव का पुत्र होने के कारण इन्हें वासुदेव कृष्ण कहा गया है। 121वां क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 के संदर्भ में असत्य कथन चुनें। देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 70.2% वर्ग 1 के नगरों में निवास करती है। दूसरा है वर्ग 1 के सर्वाधिक नगर उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो दोस्तों इसमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं? उसका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि जनसंख्या 2011 के संदर्भ में प्रश्नगत दिए गए कथनों में कोई भी कथन दोस्तों सत्य नहीं है। ऐसे नगरीय संकुल नगर जिनकी जनसंख्या 1 लाख या इससे अधिक होती है वर्ग 1 के नगरीय संकुल या नगर कहलाती है। भारत में इनकी संख्या 468 है, इनमें से सर्वाधिक 64 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 122, निम्नलिखित पर विचार करें। एक है मालदीव, दूसरा है हवाई द्वीप, तीसरा है बरमूडा, चौथा है दोस्तों अल्शियन। उपरोक्त कौन सा ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है? तो दोस्तों 122 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि हवाई द्वीप एवं अल्शियन द्वीप ज्वालामुखी द्वीप के उदाहरण हैं, जबकि मालदीव एवं बरमूडा प्रवाल द्वीप हैं।
फिर अगला क्वेश्चन 123, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है? ए देहरादून में, बी नागपुर में, सी नई दिल्ली में, डी भोपाल में। तो 1 से 23 का जो करेक्ट आंसर वो सी है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। फिर दोस्तों अगला 124, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई संस्थागत विदेशी निवेश एफआईआई की अपेक्षा अधिक स्थायी प्रकृति का होता है। दूसरा है एफआईआई व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है। तो दोस्तों इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो 124 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और संस्थागत विदेशी निवेश के संबंध में प्रश्नगत दिए गए दोनों कथन दोस्तों सत्य हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 125, रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन कहलाता है? ए हिस्टोलॉजी, बी हीमेटोलॉजी, सी है हर्पेटोलॉजी, डी है मायोलॉजी। तो 125 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि हिस्टोलॉजी सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की भौतिक संरचना का अध्ययन है, हीमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन है, हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन है, मायोलॉजी पेशियों का अध्ययन है। फिर अगला क्वेश्चन आता है 126, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक है जुलाई 2023 में बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना। दूसरा है बेंगलुरु WCCF में शामिल होने वाला विश्व का 41वां शहर है। तो सत्य कथन छाड़ना है। तो 126 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, दोनों कथन दोस्तों सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 127 नंबर। इसमें कहा गया है जुलाई 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाघ वाला राज्य है? ए कर्नाटक, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि जुलाई 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाघ वाला राज्य मध्य प्रदेश है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा 785 बाघ मध्य प्रदेश में हैं। इसके पश्चात कर्नाटक का स्थान है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 128, जुलाई 2023 में शंघाई सहयोग संगठन का 26वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। संघ के सदस्य देशों द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष को SCO पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया है? ए है 2023 को, बी है 2024 को, सी है 2025 को, डी है 2026 को। तो करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि जुलाई 2023 में शंघाई सहयोग संगठन का 26वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। संघ के सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2024 को SCO पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 129, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है दोस्तों जुलाई 2023 में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन विल्नियस यानी कि लिथुआनिया में किया गया। दूसरा है नाटो के वर्तमान महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं। तो दोस्तों उपयुक्त में से सही कथन का चयन करना। तो 129 का जो करेक्ट आंसर वो है दोस्तों सी, क्योंकि नाटो शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में दोनों कथन दोस्तों सत्य हैं। अगला आता है 130, जुलाई 2023 में अंकटाड द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष FDI अंतर प्रवाह वाले देशों में भारत का स्थान रहा है। पहला ए है 5वां, बी है 7वां, सी है 8वां और डी है 10वां। तो इसका जो आंसर है वो है सी, क्योंकि जुलाई 2023 में अंकटाड द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष FDI अंतर प्रवाह वाले देशों में भारत का स्थान 8वां रहा। इस सूची में शीर्ष स्थान पर अमेरिका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 131, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? ए है नोएडा, बी है गाजियाबाद, सी है मेरठ, डी है आगरा। फिर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। फिर अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों 132, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित है? व्यक्ति उनकी नियुक्ति कौन की? दोस्तों राकेश पॉल, महानिदेशक ICG, बी है दोस्तों AP शाही अध्यक्ष उपभोक्ताएँ विवाद निवारण आयोग के, रवि सिन्हा हैं वो रॉ प्रमुख हैं, डी है सभी। तो 132 का जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों डी है, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 133, इसमें भी दोस्तों मैचिंग से संबंधित क्वेश्चन है। कौन कौन से दोस्तों सही है? युद्ध अभ्यास दिए गए हैं और संबंधित देश दिए गए हैं। जैसे नॉर्मैंडिक एलिफेंट 2023 क्या भारत मंगोलिया से संबंधित है?
सॉल्वेक्स 2023 क्या भारत अमेरिका से संबंधित है। जिमेक्स 2023 भारत जापान से संबंधित है। तो इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, यानी कि सभी युग में वो सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन 134, जुलाई 2023 में निम्न में से किस देश में ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की पहली बैठक का आयोजन किया गया। गिब्बन, ए है दक्षिण अफ्रीका, बी है चीन, सी मिस्र, डी रूस। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों 134 का बी, क्योंकि जुलाई 2023 में ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की पहली बैठक का आयोजन चीन में किया गया। 7 से 9 जुलाई के मध्य इस बैठक का आयोजन चीन के हैनान प्रांत में किया गया। इस नेटवर्क की स्थापना वर्ष 2020 में हुई थी। अगला क्वेश्चन 135, जुलाई 2023 में आए तालिम नामक चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, क्योंकि जुलाई 2023 में आए तालिम नामक चक्रवाती तूफान से चीन प्रभावित हुआ। तालिम नाम का उपयोग पश्चिमी प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन 136, जुलाई 2023 में निम्न में से कौन भारतीय नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। ए है अनाज सिंह, बी है अंशुमन जिंगरन, सी है दूती चंद, डी है अर्नब प्रणय। तो 136 का जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि जुलाई 2023 में भारत के ओपन वाटर तैराक अंशुमन सिंगरन नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने। 137 क्वेश्चन नंबर, जुलाई 2023 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक डेटा की समीक्षा के लिए एक नया पैनल गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष हैं प्रणब सेन, अशोक चंद, महेश चंद्र, संजय कोठारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि जुलाई 2023 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक डेटा की समीक्षा के लिए एक नया पैनल गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रणब सेन हैं। इस समिति का कार्य सभी डेटा संग्रह एवं डेटा उत्पादन प्रयासों को डिजाइन करना है। अगला क्वेश्चन है और दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 138, जुलाई 2023 में भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य के साथ सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया। बंगलुरु कर्नाटक, बी है हैदराबाद तेलंगाना, सी है पुणे महाराष्ट्र, डी है गांधीनगर गुजरात। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों डी, क्योंकि जुलाई 2023 में भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य के साथ सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। फिर दोस्तों वहीं अगला क्वेश्चन आता है 139, तो जुलाई 2023 में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक यात्रा के दौरान अपने सर्वोच्च नागरिक एवं सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। मिस्र ने, फ्रांस ने, फिजी ने, क्यूबा ने। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों बी, क्योंकि जुलाई 2023 में फ्रांस ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक यात्रा के दौरान अपने सर्वोच्च नागरिक एवं सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। वह इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। फिर अगला क्वेश्चन आता है 140, जुलाई 2023 में पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपए के एक क्रेडिट गारंटी फंड CGF की स्थापना की गई। इस निधि का प्रबंधन किया जाएगा नाबार्ड द्वारा, SBI द्वारा, जिला सहकारी बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि जुलाई 2023 में पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपए के एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है। इस निधि का प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 141, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जुलाई 2023 में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इससे संबंधित निम्नलिखित युग्मों में कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं। पहला है दोस्तों ए, विक्रम लैंडर के उतरने का स्थान शिव शक्ति है क्या दोस्तों। प्रज्ञान रोवर है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है क्या। उपरोक्त सभी देखना है इसमें से दोस्तों सभी मतलब कथन है वो दोस्त जो आपस में जो सुमेलित किए गए हैं युग्म वो सही है कि गलत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों डी, क्योंकि चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण से संबंधित दोस्तों सभी युग्म सही सुमेलित किए गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है 142, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय बजट में पहली बार राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई थी।
ए है वर्ष 2021-22 में, बी है वर्ष 2022-23 में, सी है वर्ष 2023-24 में, डी है वर्ष 2024-25 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में पहली बार राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई थी। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 143। जुलाई 2023 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी है, क्योंकि जुलाई 2023 में राजस्थान राज्य एक न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 144। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गेलिसमैन सेवर आयोजित किया गया? ए फ्रांस एवं जर्मनी, बी अमेरिका एवं ब्रिटेन, सी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया, डी यूके एवं मिस्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों सी, क्योंकि जुलाई 2023 में अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिसमैन सेवर आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतःक्रियाशीलता को बढ़ावा देना तथा भाग लेने वाले सैन्य बलों के बीच मजबूत संबंध विकसित करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 145। जुलाई 2023 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक क्रेच नीति शिशु गृह योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना? ए हरियाणा दोस्तों, बी केरल, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि जुलाई 2023 में हरियाणा राज्य क्रेच नीति यानी कि शिशु गृह योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। इस योजना से राज्य की कामकाजी महिलाओं को लाभ होगा। राज्य में 50 से ऊपर कर्मचारी वाले संस्थानों में क्रेच खोलना अनिवार्य होगा, यानी कंपलसरी है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 146। जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वाराणसी, त्रिशूर, मथुरा, सूरत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 का आयोजन वाराणसी में किया गया। अगला क्वेश्चन 147। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, बी है गाजियाबाद, सी है लखनऊ और डी है मेरठ। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए है, क्योंकि जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 148। जुलाई 2023 में एडगर्स रिकेविक्स यूरोपीय संघ के देशों में खुले तौर पर पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? लाटविया, बेल्जियम, स्पेन, पोलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ए, क्योंकि जुलाई 2023 में लाटविया के एडगर्स रिकेविक्स यूरोपीय संघ के देशों में खुले तौर पर पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन 149। जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के किस नगर में सहकारिता से संचालित देश के पहले स्कूल का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिलान्यास किया गया? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा देखना है अपन को? सूरत, अहमदाबाद, महसाणा, द्वारका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों सी, क्योंकि जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के महसाणा में सहकारिता से संचालित देश के पहले स्कूल का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिलान्यास किया गया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, चलो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन पर्याप्त। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कोर एरिया से संबंधित और करंट अफेयर दोनों के क्वेश्चन का एक अच्छा खासा अनुपात अपन ने यहाँ डिस्कस किया। मुझे आशा है कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे फाइनली, तो वहाँ आप एक बहुत अच्छा फील करोगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।